ओके गाइस, आज हम करेंगे एंटो 311 का नेक्स्ट टॉपिक, धान का हिस्पा या राइस हिस्पा, जिसे स्पाइनी बीटल भी कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी के बाहर कंटेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, इसलिए इसे स्पाइनी बीटल भी कहा जाता है। किस किस टॉपिक के अंडर इसको हम स्टडी करेंगे? क्लासिफिकेशन, बाकी इंसेक्ट्स भी हम करते आए हैं, तो उसी तरह इसके क्लासिफिकेशन, इसके होस्ट प्लांट्स क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डैमेज कैसे करता है और इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, कितनी स्टेजेस पाई जाती हैं और हाउ टू मैनेज और कंट्रोल दिस इंसेक्ट। फर्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में तो आपको पता ही है कि क्लासिफिकेशन में क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, क्लास इसकी कौन सी है, इंसेक्टा, ऑर्डर है इसका पॉलियोप्टरा और फैमिली है इसकी क्राइसोमेलिडी। जीनस की बात करते हैं इसकी, तो जीनस है इसका डाइक्लासेप्टा और स्पीशीज है इसकी आर्मिजेरा। तो नेक्स्ट हम इसकी जब होस्ट प्लांट की बात करते हैं, तो होस्ट प्लांट क्या है, जिसको ये इंसेक्ट खाते हैं या जिस प्लांट्स पर ये इंसेक्ट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। तो इसके नाम से पता है कि हम इसको कहते हैं धान का हिस्पा। धान का हिस्पा का मतलब है कि ये जो प्लांट्स हैं, ये ये जो इंसेक्ट है इनके होस्ट प्लांट क्या हुए, धान के प्लांट्स। तो धान के जो पौधे हैं वो इस इंसेक्ट के होस्ट प्लांट होते हैं, जिस पे कि ये इंसेक्ट अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो अगर इंडिया में हम बात करें तो यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, पंजाब, बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरला में इस इंसेक्ट का वितरण पाया जाता है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो बर्मा, दक्षिणी चीन, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, सुमात्रा आदि देशों में इसका वितरण या इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ टू डैमेज टू क्रॉप्स। ये जो इंसेक्ट है वो कैसे डैमेज करता है या किस प्रकार से ये धान की फसल को हानि पहुंचाता है। धान का फुटकर पीड़क कहते हैं इसको, स्पोरेडिक पेस्ट भी कहा जाता है। इस नाम को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ के कि फुटकर पीड़क के इंसेक्ट का नाम लिखो या किस इंसेक्ट को फुटकर पीड़क कहते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, जो धान का स्प्रे है इसे हम स्पोरेडिक पेस्ट या फुटकर पीड़क भी कहा जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, जो इंडिया में इस इंसेक्ट से फसल का बहुत अधिक नुकसान होता है और इस जो इंसेक्ट है उसकी कंडीशन में जो इसका लार्वा है और जो इसका एडल्ट है दोनों ही क्या करते हैं, फसल को बहुत हानि पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, जो इंसेक्ट के जो लार्वा है या जो ग्रब या लट जिसको कहते हो, वो पत्तियों के अंदर सुरंग बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, पत्तियों की जो नोक है, पत्ती के शेप होता है ना इस तरह से, पत्ती की जो शेप है इस तरह से पत्ती की जो नोक है, ये वाली पत्ती की नोक के पास क्या करते हैं, ये पीले रंग का फफोला या पीले रंग का ब्लिस्टर दिखाई देता है। पत्ती के जो नोक है इसके ऊपर या कॉर्नर पे फफोला या ब्लिस्टर दिखाई देने लगता है और जिससे क्या होता है, इस इंसेक्ट की सुरंग बना लेने से जो पत्तियां हैं वो पत्तियां सूख जाती हैं और जो इसके एडल्ट होते हैं या जो इसके प्रौढ़ इंसेक्ट हैं वो इसकी जो पत्तियों के क्लोरोफिल होता है उसको खुरच कर खाते हैं। अब आपको पता है कि जो क्लोरोफिल है उसके कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है और उसको हरित पदार्थ भी कहते हैं। तो जो क्लोरोफिल अगर इंसेक्ट खा लेता है तो नेचुरल सी बात है कि जो पत्तियां हैं उसका कलर ग्रीन नहीं रहेगा, उसके ऊपर वाइट कलर की लाइंस या रेखाएं बनने लग जाती हैं। तो क्या हुआ कि जो इंसेक्ट के लार्वे हैं वो पत्तियों के अंदर सुरंग बना लेते हैं और जो प्रौढ़ है या अडल्ट है वो पत्तियों के क्लोरोफिल को ही खा जाते हैं, जिससे क्या है, पत्तियां ये तो सूख जाती हैं और या उसके ऊपर अगर एडल्ट का अटैक है तो वो वाइट लाइन्स बनने लग जाती हैं। अब ये क्या करता है, जो छोटे जो प्लांट्स होते हैं, मतलब प्रारंभिक जो पौधे होते हैं, उनको खाना अधिक पसंद करता है,
मतलब जो इसका होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट के ऊपर, धान के ऊपर ये जो नए नए प्लांट्स निकलते हैं, छोटे जो पौधे होते हैं सॉफ्ट, उनके ऊपर ये इंसेक्ट रहना या उसको खाना अधिक पसंद करता है। और इसका जो प्रकोप है या इसका जो अटैक है कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर भी अधिक होता है और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी अधिक होने पर जो ये इंसेक्ट है, इस इंसेक्ट का जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है। अब जो ये प्लांट्स हैं, अगर इनके ऊपर अटैक होता है तो वो प्लांट्स कैसे रह जाते हैं, वो बौने और उनका जो सिरा है वो सूखा हुआ ही दिखाई देता है। मीन्स अगर इंसेक्ट्स का प्लांट्स पर अटैक होता है तो वो जो प्लांट्स हैं वो क्या बौने, मीन्स जो उसकी लंबाई है या उसकी जो ऊंचाई है वो कम रह जाती है, ड्वार्फ प्लांट होते हैं और उनके जो टिप्स हैं वो भी हमें सूखी हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की। तो लाइफ हिस्ट्री में हमने इंसेक्ट की पढ़ी है कि 3 या 4 स्टेजेस पाई जाती हैं। 3 स्टेजेस में एग और लार्वा और क्या पाया जाता है, एग, लार्वा और एडल्ट। और जबकि 4 स्टेजेस में पाया जाता है एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो जब हम इसका की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी लाइफ हिस्ट्री में 4 स्टेजेस पाई जाती हैं। फर्स्ट है एग, सेकंड इसका लार्वा या ग्रब है जिसको सुंडी कहते हैं, थर्ड इसका प्यूपा एंड फोर्थ इसका एडल्ट, तो इस प्रकार इसमें से इस इंसेक्ट में लाइफ पूरी होने में फर्स्ट स्टेज एग, एग से हैचिंग होने के बाद लार्वा बनता है या ग्रब बनता है। और ग्रब क्या करता है, प्यूपेशन, प्यूपा कोकून की फॉर्मेशन करता है, प्यूपा फॉर्म में बदलता है और प्यूपा से कुछ समय में क्या होता है, एडल्ट बनता है। तो 4 स्टेजेस में इस इंसेक्ट की लाइफ को कंप्लीट किया। नेक्स्ट बात करते हैं हम एग। फर्स्ट जो स्टेज है वो है एग। एग में क्या होता है, जो फीमेल इंसेक्ट है, फीमेल इंसेक्ट कॉपुलेशन के 1 से 2 दिन बाद ही एग लेइंग की क्रिया को शुरू कर देती है, एग देना शुरू कर देती है। और एग कहाँ दिए जाते हैं, जो लीव्स हैं उसकी निचली सतह के पास के टिश्यूज में। कहाँ, एग लेइंग भी कहाँ होती हैं, पत्तियों में, और पत्तियों में लार्वा इसके सुरंग बनाते हैं और एडल्ट भी इसकी पत्तियों के क्लोरोफिल को खाता है। तो क्या है, इस जो इंसेक्ट का अटैक है या जो प्रकोप है वो कहाँ रहता है, पत्तियों पर। तो पत्तियां क्या है, पत्तियों पर नीचे की सतह के टिश्यूज पर एग लेइंग की जाती है फीमेल इंसेक्ट के द्वारा। और जो एग लेइंग का टाइम है वो क्या होता है, 12 to 13 डेज, 12 से 13 दिन तक जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग लेइंग करती है और लगभग 30 से 130 to 100 एग्स देती है। और एग क्या होता है, फुटकर दिए जाते हैं, मीन्स ग्रुप्स में नहीं दिए जाते, सिंगल सिंगल एग को कहीं कहीं दिया जाता है, ऐसे फुटकर रूप में ये एग दिए जाते हैं। और एग का टाइमिंग क्या होता है, मीन्स एग को पकने में कितना टाइम लगता है, या एग की जो हैचिंग टाइम है दैट इज 3 to 7 डेज, 3 से 7 दिन के अंदर एग टाइम रहता है। नेक्स्ट हम इसकी सेकंड जो स्टेज है लाइफ की दैट इज ग्रब, या जिसको हम इसका लार्वा भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, येलो कलर का होता है, छोटा और चपटा दिखाई देता है। अभी मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ग्रब है या जो इसकी सुंडी है, लार्वा, वो कहाँ सुरंग बनाते हैं, पत्ती के अंदर। तो इसके जब एग टाइम पूरा हो जाता है तो ये क्या होता है, सेकेंड स्टेज ग्रब में बदल जाता है। और जो ग्रब है वो क्या करते हैं, पत्ती के अंदर सुरंग बनाकर उसके टिश्यूज पर अटैक करते हैं या उसके टिश्यूज को खाते हैं। और इसकी जो ग्रब है उसमें क्या होता है, 3 बार त्वचा का निर्मोचन होता है, 3 टाइम मेटामॉर्फोसिस की क्रिया को रिपीट किया जाता है। और 7 से 12 दिन के अंदर ये जो ग्रब है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। पहले क्या होता है, ये ग्रब या जो लट है छोटी होती है और 7 से 12 दिन के अंदर क्या होता है, इसके साइज में बढ़ोतरी होती है या इसका साइज इंक्रीज होता है, जो पत्तियों के टिश्यूज को खाकर ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है।
और केवल 10% इम्पॉर्टेंट बात है इस इंसेक्ट की कि 10% ग्रब भी अगली स्टेज में प्यूपा में बदलते हैं, 90% जो ग्रब है वो मर जाते हैं। मतलब ये बहुत जो कम जो पॉपुलेशन है इसकी आगे ग्रोथ करती है नेक्स्ट स्टेज तक। बाकी जो ये सेकेंड स्टेज में ही 90% है जो इंसेक्ट मर जाते हैं। अब थर्ड हमारे पास स्टेज क्या आती है, प्यूपा। तो जो ग्रब है वो क्या करते हैं, पत्तियों में सुरंग बनाते हैं और उस सुरंग के अंदर ही नेक्स्ट स्टेज जो प्यूपा या कोशावस्था में बदल जाते हैं। और ये कितने टाइम की होती है इसकी कोशावस्था, 4 से 7 दिन की ये इसकी प्यूपा स्टेज या इसकी कोशावस्था पाई जाती है। अब इंसेक्ट्स की जो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स है वो बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि 90% जो इंसेक्ट है वो ग्रब कंडीशन में ही या सेकंड स्टेज में ही मर जाते हैं और सिर्फ 10% ही थर्ड स्टेज प्यूपा तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडल्ट की। तो एडल्ट में क्या होता है, ये जो कोर होता है छोटे साइज का होता है, नीले या काले रंग का होता है, नीले काले रंग का या ये ब्राउन कलर का भी हो सकता है। और इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्पाइनी बीटल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके शरीर में असंख्य छोटे छोटे कांटे या स्पाइंस पाए जाते हैं। ये भी इसके नाम की पहचान है या इसका आइडेंटिफिकेशन जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ये भी है कि इसकी जो बॉडी पर छोटे छोटे स्पाइंस या कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिससे स्पाइनी बीटल की या राइसिस्पा की हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं या इसकी पहचान की जाती है। और इसके जो वो स्पाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं और नीले रंग के होते हैं। तो ये जो कैरेक्टर होते हैं दिस इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किसी भी इंसेक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो स्पाइनी बीटल के जो स्पाइंस होते हैं वो चमकदार मीन्स चमकते हुए दिखाई देते हैं ब्लू कलर में, और इसी के कारण ये चमकते हुए नीले रंग के स्पाइंस के कारण ही इसको धान के अंदर आसानी से पहचाना जा सकता है कि ये राइसिस्पा जो है धान के खेतों में दिखाई जब दे। तो नेक्स्ट जब प्यूपा से एडल्ट बनते हैं तो उसका जो टाइमिंग होता है वो लगभग मॉर्निंग में 4 से 6 बजे तक का रहता है। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये लगभग सभी इंसेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। कोई इवनिंग में अडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जिनके जो प्रोड या अडल्ट है वो रात्रि के टाइम में अटैक करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग अटैक करते हैं। तो इसी सीरीज में इसका राइसिस्पा का कैरेक्टर है कि जब प्यूपा से इसके एडल्ट में बदलते हैं तो जो एडल्ट हैं वो सुबह 4 से 6 बजे तक निकलते हैं। लाइफ हिस्ट्री क्या होती है इसकी, जो साइकिल है वो 15 to 28 डेज में पूरा हो जाता है। देखो कैसे पूरा होता है, यहाँ हमारे पास एग से 3 to 7 डेज में ग्रब से 7 to 12 डेज में प्यूपा से 4 to 7 डेज में एडल्ट, और एडल्ट की कॉपुलेशन, एडल्ट में क्या होता है कॉपुलेशन, और कॉपुलेशन के बाद ये 1 से 2 दिन के अंदर जो फीमेल इंसेक्ट है वो एग लेइंग स्टार्ट कर देती है। तो टोटल हमारे पास 15 to 28 डेज में ये साइकिल जो है पूरा हो जाता है, एग से लेके और वापस एग तक का जो साइकिल है मीन्स एडल्ट बन जाता है। एडल्ट से 1 से 2 दिन बाद फिर से एग लेइंग होती है, तो लगभग 28 डेज तक ये साइकिल पूरा हो जाता है। कैसा मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, और एक साल में 2 से 6 जनरेशन मिलती हैं। मतलब जो पीढ़ियाँ इसकी मिलती हैं वो 2 से 6 पीढ़ियाँ एक ही साल में मिलती हैं। अब इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या है कि इसकी जो पीढ़ियाँ या इसकी जो जनरेशन है वो अलग अलग प्रदेशों में या अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रहती हैं। किस कारण, टेम्परेचर वेरिएशन और ह्यूमिडिटी के कारण। जैसे कि अब इसका एग्जांपल देखिए कि जब महाराष्ट्र में इंसेक्ट है तो महाराष्ट्र में इस इंसेक्ट की 2 से 3 स्पीशीज हमें 2 से 3 जनरेशन एक साल में मिलती हैं। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसमें हमारे पास एक साल में कितनी जनरेशन मिलती है, 3 से 4। और अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में एक साल में हमारे पास 6 जनरेशन मिलती हैं।
तो इस प्रकार जो इसकी स्पीशीज मिलने का भी जो रेशो है या जो इसकी स्पीशीज मिलने का नंबर है वो भी अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग होता है। वो भी किस कारण होता है? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वेरिएशन के कारण। लास्ट में हम अब इसकी बात करते हैं कि हाउ टू मैनेज और हाउ टू कंट्रोल दिस इंसेक्ट। तो इस इंसेक्ट का जो अटैक है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट तो क्या करते हैं कि जब फसल को रोपाई होता है या फसल को जब बोया जाता है तो पत्तियों के सिरे उसके तोड़ देने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियों के सिरों पर ये सुरंग बनाकर इसके ग्रब होते हैं ना, तो उसके जो सिरे तोड़ देंगे तो नेचुरल सी बात है कि जो इंसेक्ट का ग्रब है उसने जो सुरंग बनाई हुई है वो कॉर्नर तक पहुंचता है, तो टिप्स तोड़ने के कारण जो पत्तियों का इन्फेक्शन वाला पोर्शन है वो अलग हो जाता है। नेक्स्ट है जो इसके एडल्ट है उसको क्या करते हैं हम हैंड नेट से इकट्ठा करके खत्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या करते हैं हम कि यदि इसका प्रकोप हो जाता है या ये जो इंसेक्ट है ये फसल पर अटैक कर देते हैं तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जिसको हम प्रयोग में लेते हैं, जैसे 5% मालाथियान या 10% कार्बारिल डस्ट का 25 किलोग्राम पर हेक्टर की दर से 40 दिन के इंटरवल पर या 40 दिन के अंतराल पर 2 बार हम इस पे बुरकते हैं फसल के ऊपर। अटैक होने के बाद प्रकोप होने पर हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या हम उपाय कर सकते हैं कि क्लोरोपायरिफास 20 EC 1.5 लीटर, लंबड़ा साइहेलोथ्रिन 500 ml, क्यूनेलफास 25 EC 1 लीटर, इन सब में से कोई भी 500 लीटर पानी में मिलाकर हमें उस क्रॉप पर छिड़कना चाहिए या छिड़काव करना चाहिए, जिससे क्या है जो प्रकोप हुई फसल है उस पर इस इंसेक्ट का असर खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार जो हम स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं जब हम फसल को बोते हैं या इसकी रोपाई करते हैं, और सेकंड कंडीशन क्या है जब इस पर फसल पर इस इंसेक्ट का प्रकोप हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं कि इस टाइप की जो मेडिसिन है या जो दवाइयाँ बनाई गई हैं इसका उपयोग हम फसल पर छिड़काव करके कर सकते हैं।